अक्सर ऐसा होता है ना कि जब कोई बरसों बाद अपने बचपन के घर लौटता है तो मन में एक अजीब सी उत्सुकता होती है। हाँ, बिल्कुल। एक एक उम्मीद सी होती है कि सब कुछ पहले जैसा ही होगा। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि सब कुछ वैसा ही होगा, वही पुरानी दीवारें, वही खुशबू और वो सारी यादें जो दिमाग में किसी पुरानी दस्तीर की तरह सहेज कर रखी गई हैं। लेकिन हकीकत अक्सर उस तस्वीर से बहुत अलग होती है। सही कहा। जब कोई असल में उस घर की दहलीज पर कदम रखता है तो अचानक एक अजीब सी बात महसूस होती है। कमरे शायद थोड़े छोटे लगने लगते हैं। और चीज़ों की जगह पूरी तरह से बदल चुकी होती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह एहसास होता है कि इंसान अब खुद उस घर का पहले जैसा हिस्सा नहीं रहा। वो अपनी घर में एक मेहमान की तरह महसूस करने लगता है। हम्म, ये एक बहुत ही गहरा दर्द है। एक तरह का खालीपन। अंग्रेजी कविता के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ आर पार्थसारथी की मशहूर कविता होम कमिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन चुनाव है इस चर्चा के लिए। हाँ, और आज का हमारा मिशन भी यही है, ये समझना कि अपनी जड़ों की ओर लौटना या ये जो घर वापसी होती है वो हमेशा सुकून देने वाली क्यों नहीं होती। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये कविता पहचान या आइडेंटिटी और निर्वासन जैसे गहरे विषयों को बहुत बारीकी से छूती है। देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ एक कविता नहीं है। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें तो ये पूर्व और पश्चिम के बीच जो एक सांस्कृतिक तनाव होता है उसका एक बहुत ही प्रामाणिक मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। बिल्कुल। और उस तनाव को समझने के लिए थोड़ा सा कवि के बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। स्रोतों से जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार आर पार्थसारथी का जन्म 1934 में तमिलनाडु में हुआ था। हाँ, वो दौर जब भारत में ब्रिटिश प्रभाव बहुत गहरा था। एकदम सही। और अपनी शिक्षा और काम के सिलसिले में उन्होंने इंग्लैंड में कई साल बिताए। वो वहां रहे, वहां की संस्कृति को जिया और फिर बाद में एक संपादक और शिक्षाविद के रूप में वो भारत लौट आए। और यही वो मोड़ है जहाँ से उनका सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। हाँ, क्योंकि उनका जो सबसे मशहूर कविता संग्रह है रफ पैसेज, जिसका मतलब ही है एक ईबड़ खाबड़ या मुश्किल यात्रा, ये कविता होम कमिंग उसी संग्रह का एक अहम हिस्सा है। रफ पैसेज नाम अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। मतलब इंग्लैंड में इतने साल रहना और फिर भारत लौटना, ये दो संस्कृतियों के बीच फंसने के एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष को जन्म देता है। ये कोई आम हवाई यात्रा नहीं थी कि बस टिकट लिए और आ गए। बिल्कुल नहीं, ये मानसिक तौर पर एक बहुत ही थका देने वाली यात्रा थी। जब इंसान किसी दूसरी संस्कृति में अपने अहम साल गुजारता है तो वो न तो पूरी तरह से विदेशी बन पाता है और न ही अपनी पुरानी पहचान को बचा पाता है। यही बात मुझे स्रोत सामग्री पढ़ते हुए बहुत गहराई से महसूस हुई। अगर हम एक बहुत ही सरल एनालॉजी लें, जैसे रसोई की एनालॉजी। हाँ, वो चम्मच और प्लेटों वाली बात। बिल्कुल। कोई लंबे समय बाद घर लौटता है और उसे अचानक प्यास लगती है। वो रसोई में जाता है लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि अब ग्लास कहाँ रखे हैं या चाय की पत्ती वाला डब्बा कहाँ है। और फिर अपनी ही माँ से पूछना पड़ता है कि ग्लास कहाँ रखा है। हाँ, ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये दिखाती है कि अब वो इंसान उस घर के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा नहीं रहा। कविता में भी कवि अपनी मातृभूमि तो लौट आता है, लेकिन खुद को कटा हुआ और बहुत ही अलग थलग महसूस करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा सवाल जो किसी को भी बेचैन कर सकता है। मैं वास्तव में कहाँ का हूँ? Where do I truly belong? ये सवाल तो रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि कवि को ये एहसास हो रहा है कि ना सिर्फ देश बदल गया है, बल्कि वो खुद भी बहुत बदल गया है। और इसीलिए घर की जो अवधारणा है वो बेहद जटिल हो गई है। घर अब कोई ईंट और पत्थर की इमारत नहीं रही। वो एक एहसास बन गया है जो शायद अब खो चुका है। अगर हम इस कविता के प्रमुख विषयों को देखें तो स्रोत सामग्री मुख्य रूप से 4 चीजों की ओर इशारा करती है। वो चार बहुत ही स्पष्ट थीम्स हैं। हाँ, पहला है पहचान का संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस, दूसरा है निर्वासन और विस्थापन, तीसरा है सांस्कृतिक टकराव और चौथा है अपनेपन की तलाश। अगर हम इन विषयों को पार्थसारथी की काव्य शैली के साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? उनकी भाषा। उन्होंने बहुत ही सरल भाषा का इस्तेमाल किया है। कोई भारी भरकम या बहुत सजावटी शब्द नहीं है, लेकिन उस सरलता के पीछे जो लहजा है वो बहुत ही विचारशील है। दार्शनिक सवालों से भरा हुआ लहजा। बिल्कुल, वो बिना किसी नाटकीयता के बहुत गहरे सवाल पूछते हैं। और यही कारण है कि कविता में घर केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और भावनात्मक जुड़ाव का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन जाता है। एक मनोवैज्ञानिक दायरा बन जाता है। इस पहचान के संकट को समझाते हुए नोट्स में एक बहुत ही ताकतवर पंक्ति का जिक्र है।
जहां कवि अपनी भाषा के छिन जाने का दर्द बयां करता है। वो कहता है, माई टंग इन इंग्लिश चेन्स। मेरी जीभ अंग्रेजी जंजीरों में जकड़ी हुई है। ये एक बहुत ही दर्दनाक रूपक है। मतलब कोई अपनी मातृभाषा में सोचना ही भूल गया है। हाँ, क्योंकि भाषा सिर्फ बात करने का साधन नहीं होती, वो पूरी संस्कृति की नींव होती है। पार्थसारथी तमिल मूल के थे, जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। और इंग्लैंड में रहते हुए उनका सब कुछ, पढ़ाई, सोच, सब अंग्रेजी में होने लगा। तो जब वो वापस तमिलनाडु आते हैं तो उन्हें अपनी ही भाषा अजनबी लगने लगती है। ये एक तरह का अपराध बोध भी है, एक गिल्ट कि उन्होंने अपनी भाषा को पीछे छोड़ दिया। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये है कि जब वो अपनी भाषा की ओर लौटते हैं तो पाते हैं कि तमिल भी अब वैसी नहीं रही। हाँ, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो सिनेमा और आधुनिक पॉप कल्चर का जिक्र करते हैं। बिल्कुल, कि कैसे फिल्मों और पॉप कल्चर ने भाषा की उस पुरानी गहराई को खत्म कर दिया है। वो लौटकर एक क्लासिकल भाषा की तलाश कर रहे थे जो उन्हें उनकी जड़ों से जोड़े, लेकिन उन्हें मिली एक ऐसी भाषा जो आम बोलचाल में बहुत सतही हो गई थी। तो उनका अलगाव दोहरा हो गया। एक तरफ वो खुद बदल गए और दूसरी तरफ उनका घर और उनकी भाषा भी बदल चुकी है। और इसी अलगाव को आलोचक एक बहुत बड़े अकेडमिक शब्द से जोड़ते हैं, उत्तर औपनिवेशिक पहचान का संकट, पोस्ट कोलोनियल आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ, ये शब्द स्रोत सामग्री में काफी प्रमुखता से उभरा है। अगर इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक कवि की कहानी नहीं है, ये उस पूरी पीढ़ी का दर्द है जिसने किसी बाहरी ताकत का शासन देखा, अपनी भाषा खोई और आज़ादी के बाद खुद को दो संस्कृतियों के बीच फंसा हुआ पाया। एक तरफ वो पूरी तरह से पश्चिमी संस्कृति को अपना नहीं सकते और दूसरी तरफ अपनी पुरानी संस्कृति में वापस लौट नहीं सकते। बिल्कुल, वो बीच में कहीं लटके हुए हैं। और होम कमिंग में जो परिवार से मिलने वाला दृश्य है वो इसी बीच की स्थिति को दिखाता है। वो दृश्य जहाँ कवि अपने रिश्तेदारों के बीच बैठा है। हाँ, वो शारीरिक रूप से वहाँ मौजूद है लेकिन अंदर से कोई जुड़ाव महसूस नहीं कर रहा, वो बस चेहरों को पहचान रहा है। ये तो बहुत ही मार्मिक है। और यहीं पर उस सूखी हुई नदी का प्रतीक सामने आता है, मदुरई शहर की वैगई नदी। वैगई नदी जो कभी तमिल साहित्य और संस्कृति का गौरव हुआ करती थी। लेकिन जब कवि वापस लौटकर उसे देखता है तो वो सूखी हुई है, वहां सिर्फ रेत और पत्थर हैं। और आलोचक इसे एक सीधे प्रतीक के रूप में देखते हैं। सूखी हुई नदी दरअसल कवि के अपने अंदर की सूखी हुई सांस्कृतिक प्रेरणा है। मतलब जो भारत वो अपने दिमाग में लेकर विदेश गया था वो अब सिर्फ एक भ्रम है, सच्चाई सिर्फ एक खालीपन है। और यही वो बात है जो इस ज्ञान को आज के श्रोताओं के लिए बहुत प्रासंगिक बनाती है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था कि ये सिर्फ 1970 के दशक की बात नहीं है। आज की ग्लोबल दुनिया में देखिए, पश्चिम में पढ़ने या काम करने वाले अनगिनत लोग रोज इस एहसास से गुजरते हैं। बिल्कुल, भारत के छोटे शहरों से लोग अमेरिका, यूरोप जाते हैं, सालों वहां रहते हैं और फिर जब दिवाली या किसी मौके पर वापस आते हैं तो उन्हें यहाँ का ट्रैफिक, शोर, अस्त-व्यस्त माहौल अजीब लगने लगता है। और यहाँ रहने वालों को लगता है कि वो इंसान बदल गया है। दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार आ जाती है। यह वही निर्वासन है, एक ऐसा निर्वासन जहां किसी को देश से निकाला नहीं गया है, बल्कि वो इंसान खुद अपने ही घर में एक अजनबी बन गया है। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अलग-अलग संस्कृतियों के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है, अपनेपन की तलाश कर रहा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि होम कमिंग के माध्यम से पार्थसारथी ने विदेश में रहने के बाद स्वदेश लौटने के भावनात्मक अनुभव को बहुत ही गहराई से उकेरा है। एक ऐसा अनुभव जो बहुत कड़वा है लेकिन बहुत सच्चा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और पलायन से भरी इस दुनिया में अपनी पहचान खोजना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। और स्रोत सामग्री की इसी नींव पर अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वो क्या? अगर घर अब ईंट पत्थर की जगह नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक अवस्था है, और अगर आज की दुनिया में पलायन और सांस्कृतिक मिलावट इतनी आम हो गई है, तो क्या भविष्य में मूल रूप से एक ही संस्कृति का होने की जो अवधारणा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जो निर्वासन है या जो ये अलगाव की भावना है वही सामान्य जीवन का नया रूप बन जाएगा? मतलब हमेशा के लिए बंजारा हो जाना ही भविष्य का नया नॉर्मल होगा। बिल्कुल। क्या हम सब बस किसी न किसी रूप में एक मनोवैज्ञानिक निर्वासन में ही जिएंगे? ये वाकई ऐसा विचार है जो दिमाग में गूंजता रहता है। श्रोताओं के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं। क्या हमारी असली जड़ें अब किसी भौतिक जगह पर नहीं बल्कि सिर्फ हमारे अनुभवों में बची हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जो इस गहन चर्चा के खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। तो आज की इस बातचीत को हम इसी विचारशील मोड़ पर समाप्त करते हैं। आधुनिक साहित्य और संस्कृति की गहराइयों को छूने वाली इस शानदार चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।